कार बॉडीज, कार बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं सर। उसके बाद सर हाँ उसका सर मोशन क्या है, उसका सारा पार्ट्स जितना भी कार में हाँ हाँ। रहता है सबके बीच में हम लोग पढ़ते हैं सर। उसके बाद एक्चुअली मैं इसको जानना चाहता हूँ कि मैं इसलिए इसलिए ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ जानना है। ऑटोमोबाइल का जो डेफिनेशन है, अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। एन ऑटोमोबाइल, एन ऑटोमोबाइल, एन ऑटोमोबाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। मैं सिंपल सा डेफिनेशन बोल रहा हूँ। एन ऑटोमोबाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल which is contains the power sources from the propulsion। and propulsion मतलब क्या चीज यहाँ पे हो गया, तो what do you mean by propulsion? An automobile is self-propelled vehicle, self-propelled vehicles which contains the power source for its propulsions। मतलब क्या है ये propulsion? जो हो सकता है मोटर हो सकता है, इंजन हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को जब हम लोग बोलते हैं तो इसको लोग बोलते हैं क्या चीजें। मुझे लगता है स्क्रीन को मैं क्या रोटेट कर दूं ताकि ये फुल स्क्रीन में शेयर कर सकूंगा। चलो अब हम लोग देखते हैं। ये रहा, ये रहा। चलो इसको हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस को। एन ऑटोमोबाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन। मैं एक ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन बता रहा हूँ। एन ऑटोमोबाइल इज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल व्हिच कंटेन्स द पावर सोर्स फॉर इट्स प्रोपल्शन। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ हूँ, इसको डेफिनेशंस को ध्यान देना क्योंकि यही डेफिनेशन से बेस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। This is the base definition of our subject. So we have to understand this topic perfectly कि मुझे ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन बताना है। ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल which contains the power source from the propulsion। तो ये बोलता है प्रोपल्शन क्या चीज है। प्रोपल्शन क्या चीज हो सकता है? प्रोपल्शन हो सकता है मोटर, इट मे बी मोटर, इट मे बी इंजन, और इट मे बी और सम टाइप्स ऑफ गैस ड्रिवन हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है क्या चीज का है। तो प्रोपल्शन जो है यहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड बोल रहा है, लेकिन ये प्रोपल्शन का अलग अलग मीनिंग्स निकल रहे हैं। क्या है वो? इंजन हो सकता है, मोटर हो सकता है, या फिर या किसी तरह का ये हो सकता है गैस का जेट हो सकता है जो कि यूज कर रहे हैं हम लोग उसको ड्राइविंग करने के लिए। तो ये चीजें जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ में एक डेफिनेशन और क्या चीज है, ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन एक और चीज बोला गया है। इट इज यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स गुड्स एंड ग्राउंड। इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग पैसेंजर्स गुड्स ऑन द ग्राउंड सच एज कार, बस एंड ट्रक। तो हम लोग प्लेन को क्या ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं? ये डेफिनेशन एक हम लोग ये कर सकते हैं, डिस्कशंस का विषय बन सकता है। कैन वी कॉल द एक जो ये है, जब हमारा एक मिनट के पार्टिसिपेंट्स में दो लोग और है, अगर क्या कोई कार के अलावा जैसे कुछ और मेरे पास व्हीकल है, जैसे एरोप्लेन्स है या शिप्स है, इफ आई हैव द शिप, तो कैन इट बी कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल? शिप को क्या मैं ऑटोमोबाइल बोल सकता हूँ क्योंकि वो भी पैसेंजर कैरी कर रहा है, गुड्स कैरी कर रहा है। तो क्या उसको मैं क्या ऑटोमोबाइल बोल सकता हूँ शिप्स को? जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई कर पाओगे? मेरा डेफिनेशन के हिसाब से मैंने क्या कहा था? डेफिनेशन में कहा था कि ये एक सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स है। ये व्हीकल जो है इसका एक सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स है जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स है जो कि रोड, एक चीज यहाँ बोल रहा है क्या चीज, ऑन द ग्राउंड बोल रहा है। दिस इज द वर्ड इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल में एक वर्ड इंपॉर्टेंट जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज द ग्राउंड वर्ड। अगर ये ग्राउंड को सेटिस्फाई कर रहा है देन वी विल एबल टू से दैट इट इज ए ऑटोमोबाइल। तो आप इसके टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स में देखूंगा, द ऑटोमोबाइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बेसिस। पहला है टोटल, ये टोटल 8 है टोटल। इफ आई एम सेइंग दैट इट इज अ टोटल 8 कैटेगरीज है, टोटल 8 कैटेगरीज है। 8 कैटेगरीज के बेस पे ही मेरे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा लोगों को पढ़ना है। वी हैव टू टोटल मेरे इसमें चैप्टर जितने भी 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल में से मेरे जो ये कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, 8 कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है एक एक मॉड्यूल में हम लोग जाके इसको पढ़ेंगे। जो हम लोग अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, जो मैं इसको स्टडी करूंगा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी ओवर हियर ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील। तो इसका एक एक हो सकता है मॉड्यूल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स के ऊपर मुझे एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, व्हीकल्स का इग्निशन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसको बॉडी डिजाइन, फ्रेम डिजाइन कैसे क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो उसको हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि क्या हमारा ऑटोमोबाइल्स की क्या कैटेगरीज है। तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ लोड। पहला कैटेगरी, अगर मैं किसी ऑटोमोबाइल को कैटेगराइज करना चाहूंगा तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोड।
तो लाइट मोटर व्हीकल्स है, दैट इज LMV जिसको बोलेंगे, और एक है हैवी मोटर व्हीकल्स। तो दो तरह के मोटर व्हीकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोड। ऑन द बेसिस ऑफ लोड क्या हो गया, लाइट LMV और HMV, दैट इज लाइट मोटर व्हीकल्स एंड हैवी मोटर व्हीकल्स। एग्जांपल हैवी मोटर्स का क्या हो सकता है, हैवी मोटर व्हीकल्स का एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ट्रक्स, ट्रक ओके, सर, ट्रक्स, जेसीबी जेसीबी, हाँ जेसीबी नहीं बोलते हैं उसको, जो जेसीबी नहीं मत बोलो, जेसीबी कंपनी नेम। अगर तुमको परफेक्टली नाम बोलना है तो उसको कंपनी का हाइड्रोलिक ट्रक्स है। मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सकेवेटर्स बोलता हूँ, मैं जेसीबी नहीं बोलता हूँ। द राइट वर्ड इज एक्सकेवेटर्स, सो डोंट यूज द जेसीबी की जेसीबी है, दैट इज द कंपनी। अगर मित्सुबिशी कंपनी हो सकता है, टाटा का कुछ और कंपनी हो सकता है, तो कंपनी का नाम अलग हो सकते हैं, बट जेसीबी इज कंपनी नेम, नॉट इट इज अ व्हीकल। एक्सकेवेटर एक व्हीकल हो सकता है, बुलडोजर एक हाइड्रोलिक क्रेन हो सकता है। तो ये हैवी है, HMV का एग्जांपल है, हैवी मोटर व्हीकल का एग्जांपल। और लाइट मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स में क्या कह सकता है, मोटरसाइकिल, स्कूटी, बाइक्स, कार्स, जीप, ये ऑटो रिक्शा, ये सभी चीजें जो है हम लोग लाइट मोटर व्हीकल। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर ऑटोमोबाइल का पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ लोड में करता हूँ, तो लोड में दो तरह के लोड आते हैं, एक हैवी लोड्स, एक लाइट वेट। तो ये लाइट मोटर व्हीकल्स और हैवी मोटर व्हीकल्स, तो दो तरह हो गए कैटेगरीज। तो पहला मैंने ये समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड we will able to differentiate the vehicles automobiles in the basis of load। दो तरह से हो सकते हैं, एक हैवी मोटर व्हीकल्स, दूसरा लाइट मोटर व्हीकल्स। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, व्हील्स की बेसिस पे 3 चक्का, 2 चक्का, 4 चक्का या 12 चक्का या 10 चक्का हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। अगर मैं बोलता हूँ हमारे, हम उसको देख रहे होते हैं, वी ऑब्जर्विंग द व्हीकल्स, उसे मैं टायर्स को देखता हूँ या व्हील्स को देखता हूँ, तो आई एम ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स अरेंजमेंट्स। तो पहला मैं देखता हूँ क्या हूँ, टू व्हीलर्स है, जो कि हम लोग स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी है, ये टू व्हीलर्स के कैटेगरी में चला गया। थ्री व्हीलर्स में हम लोग देख रहे हैं, दैट इज ऑटो रिक्शा, जिसमें 3 व्हील्स है, उसमें ये व्हील्स के बेसिस हम लोग देख रहे हैं। थ्री व्हीलर्स में और हो सकता है हैंडीकैप्स, टेम्पो, जो टेम्पो होता है वो हैंडीकैप्स बेसिकली टेम्पो जो होते हैं वो भी हो सकता है, स्कूटर्स जो है उसके लिए। फिर फोर व्हीलर्स में हमारा आ गया कार, जीप, ट्रक, बस, ये सारी चीज फोर व्हीलर्स में आ गया। फिर सिक्स व्हीलर में मेरा बिग ट्रक्स एंड जो गियर एक्सेल्स पे चलते हैं, 2 गियर एक्सेल्स उसके होंगे, 2 गियर एक्सेल्स होंगे उसमें चलाने के लिए। तो इस तरह का चीजें हम लोग देखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लोड, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। So we are having the two categories understood कि मेरे दो कैटेगरीज हैं व्हीकल से, ऑटोमोबाइल्स के। ऑटोमोबाइल्स इज क्लासिफाइड इन टू बेसिस, पहला बेसिस ऑफ लोड, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। इसको एलोबरेट हम लोग आगे, हमारे इस पे चैप्टर्स हैं, वी आर हैविंग द चैप्टर्स ऑन द व्हील्स की रेडियल टायर्स क्या होते हैं, व्हील्स के किस तरह के होने चाहिए डिजाइन, वो सारा चीज हम उसको पढ़ने वाले हैं, बट वी हैव टू नो द बेसिक थिंग्स की ये कैटेगराइज कैसे किया जा रहा है। तो लोड पे देख लिए, फिर हम लोग व्हील्स के बेसिस पे देखे, नो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स के बेसिस पे हम जाने कि पेट्रोल है, डीजल से, इलेक्ट्रिकल है, स्टीम है और गैस व्हीकल्स है, ये तरह के 5 हैं। सो वी आर हैविंग द टोटल 5 categories in on this basis of fuel. On the basis of fuel, we are having the 5 categories. On the basis of fuels, we are having the petrol, diesel, electric vehicles, steam vehicles, and gas vehicles. ये इसकी categories हैं. These are the categories we are observing in our automobiles. पहला क्या था category? Load के basis पे. Second क्या था हमारा? On the basis of wheels. और थर्ड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल्स। तो फर्स्ट में मैंने पढ़ा था लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोड के ऊपर में। सेकंड मेरा है ये तुमको आता है शॉर्ट नोट्स में, दिस क्वेश्चंस कम्स इन द शॉर्ट नोट्स की डिस्क्रिप्शंस करने के लिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स के लिए मुझे एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया हूँ, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द शॉर्ट फॉर्म्स, बट इन आवर एग्जामिनेशन वी हैव टू एलाबोरेट दिस टॉपिक इन डिटेल्स कि ये किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर्स को डायग्राम के साथ में इसको हेल्प से मैं उसको एलिब्रेट कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि ये है। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल अभी आ रहा हूँ थर्ड टॉपिक पे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल वी आर हैविंग द पेट्रोल व्हीकल्स, दैट इज मोटरसाइकिल जो भी है, स्कूटर्स हैं, कार्स है, पेट्रोल डीजल कार दोनों आता है, लेकिन मैं कार बोल रहा हूँ, पेट्रोल कार्स जो है। फिर डीजल कार्स में हम लोग देखते हैं, डीजल व्हीकल्स में हम लोग देखते हैं बस, ट्रक या डीजल कार्स, इसको हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हम लोग देखते हैं आज की तारीख में हम लोग जो यूज कर रहे हैं ई व्हीकल्स,
जितने भी हमारे आज की तारीख में ई व्हीकल्स हम लोग देख रहे हैं जो बैटरी के ड्रिवन होता है, चार्ज करके उसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। और अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस पॉइंटर पे भी। स्टीम व्हीकल जो है इट इज यूज फॉर स्टीम इंजन, जो हम लोग शिप्स में देख रहे हैं, जो हम लोग का स्टीम व्हीकल्स हमारा जो है पहले यूज होता था, दैट इज रेलवे के लोकोमोटिव जो होते थे, लोकोमोटिव्स थे, उसको हम लोग बेसिस फ्यूल पे देखते थे। फिर गैस व्हीकल्स है, दैट इज गैस व्हीकल, एलपीजी, सीएनजी व्हीकल्स, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसके बेसिस पे हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। मैं जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है अभी जो हम लोग बदलाव देखने वाले हैं फ्यूचर में, वी आर गोइंग टू सी ए चेंज इन द ट्रेंड इन द ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स में भी एक चेंज आने वाला है, दैट इज वी आर कैरिंग द बैटरी। हम लोग अभी बैटरी ले रहे हैं जो कि लिथियम आयन बैटरी है, उसको हम लोग चार्ज करके यूज कर रहे हैं और उसको हम लोग एक 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हम लोग कवर कर पा रहे हैं इस सिंगल चार्ज में। वी आर कैरिंग हैविंग द बैटरी, और उसको बैटरी का कॉस्ट हमारा महंगा है, 18,000 हमारा बैटरी का कॉस्ट पड़ रहा है। उसका लाइफ टेन्योर जो है लगभग 3 साल है, 3 से 4 साल उसका बैटरी का लाइफ पीरियड है। सो अभी कैलकुलेशंस इसमें आने वाले हैं, हम लोग को फ्यूचर में ये कैलकुलेशंस हम लोग को करना पड़ता है कि दोनों का में कौन सा बेहतर है, कन्वेंशनल व्हीकल्स और ई व्हीकल्स में कौन सा व्हीकल है। अगर मैं पेट्रोल का रेट देखूंगा, अभी पेट्रोल का रेट देखता हूँ मैं, तो मेरा रेट कितना चल रहा है, 80, 87 या 82 मान के चलते 80, मैं एवरेज लेता हूँ 80 रुपीज। 1 लीटर का रेट है 80 रुपीज। 1 लीटर माइलेज कितना देती है मेरा, 1 लीटर एक बाइक या कार कितना देगा माइलेज मैक्स टू मैक्स? बाइक से नियरली 40 नहीं मैं 35 फोर व्हीलर पे 40 हूँ, नहीं मैं 20 उस पे 4 व्हीलर पे 17 15 सर 15 years of 17, ठीक है। मैं 1 लीटर में 17 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। 1 लीटर मतलब 80 रुपीज पे करके, 80 रुपीज पे करके कितना किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने, 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर मैं बोलता हूँ, राउंड अप में लेते हैं पिक्चर को, इवन नंबर में 18 किलोमीटर चलता हूँ। चलो, तो टोटल मैं 100 किलोमीटर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए कितना किया मैंने यूज। थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे जा रहे हैं लोग कि इफ आई एम ट्रैवलिंग टू 100 किलोमीटर देन हाउ मच फ्यूल आई हैव टू ऐड इन माय व्हीकल। 5.5 sir, nearly 5.5 liter. 5.5, ओके, Yes sir. मल्टीप्लाइड बाय 18% 80 of रुपीज। yes, हाँ, sir. मल्टीप्लाई करो 80 रुपीज से। 5.5 80% 40 440 मतलब 4400 इतना उतना नहीं जाएगा सर, उतना नहीं जाएगा, 440 उतना नहीं जाएगा। 440, हाँ 440 में 440 बोल सकता हूँ। तो चलो मैं इसी तरह से एक कैलकुलेशंस को थोड़ा सा ये करते हैं। मैं सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कर रहा हूँ कितना, एक सिंगल चार्ज करता हूँ और मुझे माइलेज कितना मिल रहा है उसमें। गाड़ी वाला जो है, मतलब जो भी कंपनी है, वो बोल रही है कि इन सिंगल चार्ज वी कैन मूव टू 200 किलोमीटर्स मैक्स, ये मैक्सिमम डिस्टेंस बोलता है, लेकिन एक्चुअल में वो 160 तक ही जा रहा है। जो रियल है, फैक्ट्स है, इंडियन रोड का स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 160 किलोमीटर ही जा पाती है सिंगल चार्ज में, ठीक है, इन सिंगल चार्ज विया। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक फुल बैटरी को चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स। इट टेक्स अराउंड 6 आवर्स। अभी कुछ और उसको बैटरी को, लिथियम बैटरी को कंप्रेस कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा टर्बो चार्जिंग कर दिया है, तो वो 3 घंटे 2 घंटे में 1 घंटे में चार्जिंग हो जाएगा फुल। तो ये एक अलग तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू सी दैट इकोनॉमिकली कि क्या है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा हम लोग कंपेयर करें दोनों के व्हीकल्स के बीच में, तो वन सिंगल चार्ज जो अभी की तारीख में हम लोग हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स में फुल चार्ज ले रहा है। और 1 यूनिट का बिजली का चार्ज कितना है, 5 रुपीज 50 पैसा। 1 यूनिट जो चार्ज का रेट है 5 रुपया 50 पैसा। और अप्रोक्सीमेटली जो मैं फुल बैटरी को चार्ज करने के लिए ले रहा हूँ ना 3 घंटा, उसमें टोटल कंजप्शन जो हो रहा है लगभग 17 यूनिट का चार्ज घिसता है। 17 यूनिट्स ऑफ यूनिट्स बिल इज बीन मेड। तो 17 इंटू 5.5 ये हो गया मेरा एक कंप्लीट चार्ज का रेट, राइट। अगर मैं इसको कंपेयर करके देखता हूँ कि एक 17 यूनिट को कंज्यूम किया, तो मतलब एक फुल बैटरी को चार्ज करने में मुझे कितना यूनिट चार्ज करना पड़ रहा है, खर्च 17 यूनिट। और उसको 17 को मैं 20 कर देता हूँ, चलो 20 यूनिट्स मैक्स टू मैक्स चले जाते हैं। 20 यूनिट मैंने उसको फुल बैटरी चार्ज करने के लिए ले रहा हूँ। और 20 यूनिट्स इंटू कितना मेरा बिल आ रहा है उससे दिन में 5.5, हाँ 5 रुपीज 50 पैसा इंटू 20 रुपीज, 20 यूनिट जो था उसको मल्टीप्लाई करने में मेरा फुल बैटरी चार्ज हो रहा है, राइट। तो मैं 5 रुपीज 50 पैसा इंटू 20 करता हूँ, तो मुझे मिलता है लगभग 100 110 सर
110 रुपये मुझे मिलता है, लगभग 110 रुपये मुझे मिल जाता है, जिसमें मैं फुल चार्ज करता हूँ। तुमने तेल कितने भरवाए थे? व्हाट वाज द रेट ऑफ फ्यूल? मैंने 550 रुपये का तेल भरवाया था ना? नो सर 440। 440 का मैंने तेल भरवाया था। और मैं कितना किलोमीटर गया? 100 किलोमीटर मैं फुल चार्ज किया, और 110 रुपये में मैं कितना किलोमीटर गया? 100 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर बोले थे। हाँ, 160 तो सर 160 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करता हूँ फुल चार्ज में। जो बैटरी है, आई एम एबल टू ट्रेवल एट 160 का फुल चार्ज में मैं 160 किलोमीटर जा सकता हूँ। मतलब कितने रुपीज में? 110 रुपये में। 110 रुपये में मैंने 160 किलोमीटर गया, और वही 550 रुपये में मैंने गया था कितना? 100 किलोमीटर। सो कंपेरेटिवली मैं देखता हूँ कि मैं थोड़ा सा 400 रुपया के करीब या 350 रुपये के करीब ज्यादा मुझे खर्च पड़ रहा है एक कन्वेंशनल पे। लेकिन इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। हाँ बोलो। वही बोल रहे थे मेंटेनेंस कॉस्ट वाला इलेक्ट्रिकल वाला में मतलब बैटरी चेंज करना पड़ेगा 3 साल के बाद सर। यस, 18,000 वो कॉस्टली। हाँ नहीं, लेकिन इसका ना बैटरी का रेट जो है दैट इज अभी जो है गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में बेच रही है, दैट इज 28,000 अभी इसका ये है। अगर बैटरी लेते हैं अच्छी कंपनी का, सो वी आर हैविंग 28, और उसका लाइफ पीरियड कितना है? 3 साल। 3 आवर्स 3 साल के बाद 3 उसको years। ये 3 इयर्स के बाद वो कम्प्लीटली तुमको बेचना पड़ जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है कि जब तुम बैटरी को रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 28,000 इन द 3 इयर्स में वो तुमको कॉस्टली पड़ने वाला है। साथ में से मेंटेनेंस कॉस्ट है, टायर कॉस्ट है, ये सारा चीज तुमको पड़ेगा खर्चा। तो मैं जब कंप्लीटली देखूंगा ना, सो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दैट इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन में देखूंगा, पॉल्यूशन के हिसाब से बैटरी वाला व्हीकल सही है। बट ये सभी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्वेंशनल व्हीकल्स में देखता हूँ कैलकुलेशंस मैंने किया हुआ चीज, एंड वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट्स ऑन दैट आल्सो इन योर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इज डूइंग द प्रोजेक्ट इन दिस व्हीकल। उन दोनों को मैंने कंपेयर करके देख चुका हूँ काफी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट, सारा चीज में मैं देख रहा हूँ कि कन्वेंशनल व्हीकल सस्ता पड़ रहा है। अगर तुम देख लेना कैलकुलेशन पे, मैं तुमको उस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट में तुमको दिखाऊंगा डेफिनेटली, उसमें काफी अंतर पड़ रहा है। ये काफी चीजें मैं ऑब्जर्व किया कि देयर इज समथिंग, वो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ई व्हीकल्स को, बट देयर इज समथिंग कि वो पॉकेट से ज्यादा पैसा तो मैं निकाल रही भी है। ये चीज मैं ऑब्जर्व करके देख लिया प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जब मैंने बनाया, अब लड़कों के साथ मैंने काम किया, तो मैंने देखा कि काफी चीजें बदलाव उसमें दिखा मुझे। तो देखते हैं, बेसिस ऑफ फ्यूल था पहला, हम लोगों ने बेसिस ऑफ लोड, बेसिस ऑफ सेकंड था हम लोगों ने पढ़े थे। और सर इसका अल्टरनेट भी कुछ आ सकता है जो ज्यादा एफिशिएंट हो हम लोग के लिए? एफिशिएंटली टेस्ला इस पे काम कर दिया है। टेस्ला ने क्या किया है, हाइड्रोजन फ्यूल सर काम नहीं कर सकता है अभी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल में फ्यूल क्या दिक्कत हो जाता है? हाइड्रोजन फ्यूल में कंबंशन अब तक हीट होता बहुत ज्यादा है। नहीं, उसका बहुत प्रॉब्लम ज्यादा क्या हीट है, करता है। तुमको एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो करना है ना, हाइड्रोजन जो एक्सट्रैक्शन वही करना है, बस कॉस्टली हो जाता है। कॉस्ट हो जाता है। दैट इज कॉस्टली, वी आर नॉट बस फाउंडेड द अभी थिंग्स। उतना इक्विपमेंट है, अगर हाइड्रोजन बस निकलना हो जाएगा शुरू तो सर सबसे ज्यादा एफिशिएंट यही हो जाएगा सब फील्ड में। यस, बट नाउ द इतना एक्सट्रैक्शन पावर ऑफ स्टेशन हाइड्रोजन है, इज सब वेरी कुछ में पूरा tough. एवोल्यूशन हो जाएगा। Yes, but now presently in this scenario, we are not able to extract the complete hydrogen. उसका extraction cost मुझे ज़्यादा पड़ रहा है. That's why we are not utilizing it. But Tesla has been doing the one process of working कि रोड के ऊपर एक मैग्नेटिक चिप लगा रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा रहा है। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या रहेगा, दैट विल मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करता रहेगा 24-27 में, वो हमेशा जनरेट होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोड का बीच में जो येलो कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ना, जो स्पीड को शो करने के लिए आता है, डिफरेंट रोड्स पे व्हाइट स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप, ब्रेकेज स्ट्रिप दिखता है, तो वो उस पे वो मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाना चाह रहा है। और वो जो सोलार से वो चलेगा, सोलार से उसको चार्ज मिलता रहेगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इमिट करता रहेगा। कार के बॉटम साइड में ये ट्रांसमीटर के रूप में एक्ट करेगा, जो स्ट्रिप है दैट विल एक्ट एज ट्रांसमीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसमीटर। अब कार के बॉटम वाला जो मेरा पार्ट है, जो गाड़ी के नीचे का चीजेस पार्ट है, वो मेरा एक्ट करेगा एज ए रिसीवर। और इसी बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्टलेस चार्जिंग और मोबाइल पे हम लोग जो आज कॉर्डलेस चार्जिंग, जो कॉन्टेक्टलेस चार्जिंग हो रहा है, सीधा उसको प्लेस कर देते हैं उस प्लेट पे, वो चार्ज हो जाता है मोबाइल। ये तुम टेक्नोलॉजी देख रहे हो, नाउ यू सीइंग दिस टेक्नोलॉजी। सो दिस टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द कार आल्सो। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द कार आल्सो, कि अगर ये कार को मैं उस फ्लक्स के ऊपर से रनिंग करवाते जाऊं, सो व्हाट विल हैपन दैट इट विल चार्ज ऑटोमेटिकली, रनिंग भी हो रहा है साथ में चार्जिंग हो रहा है, सो देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व। बट देयर इज ड्रॉबैक, there is certain drawbacks of this magnetic flux. क्या drawbacks हो सकता है? What are drawbacks it can face?
ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? मतलब- व्हाट विद द ड्रॉबैक? हाँ बताओ। अगर रोड के किनारे कहीं भी मेटल गिरा तो सर वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा उसके थ्रू, नेगेटिव हाँ, फील्ड अगर जनरेट देखिए, करेगा तो वो ये भी है गंदा हो प्लस जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था, मैं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा था, व्हेन आई कट द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली व्हाट विल हैपन, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं बार-बार कट करता रहूंगा तो क्या होगा? एक उसका वर्ड स्ट्रेंथ सुने कम थे? हो जाएगा। वोल्टेज सर स्टेबल मतलब से ईएमएफ जनरेट होगा सर। ईएमएफ जनरेट होगा, साथ में क्या होगा? साथ में ईएमएफ के साथ क्या जनरेट करंट होगा? आएगा, हीट current जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी करिए होगा। हीट भी जनरेट, जब तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को बार-बार कट करोगे, when you will cut the magnetic flux, तो EMF तो जनरेट हो रहा ही है, so you are obtaining the EMF from that flux, but I am observing that we are having facing that कि उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स से कट करने के दौरान जो एक हीट जनरेशन हो रहा है, जो कि मेरा टेम्परेचर को राइज कर रहा है, जो मेरा व्हीकल का टेम्परेचर को, जो मैं कार के अंदर बैठा हूँ, सो आई एम फीलिंग हीटेड अप, मैं हीटेड अप फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट वो कार क्या हो रहा है, बॉडी उसका गर्म हो जा रहा है, और वो गर्म होने से वो तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम को खराब कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है शेप्स को, अगर टेम्परेचर ज्यादा राइज करके तो वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर सकता है सिस्टम्स को। सो हो सकता है पिघलना भी चालू कर जाए मेटल का, कुछ जो हम लोग लाइट बनाने की कोशिश करते हैं व्हीकल्स को, हो सकता है कुछ टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाए। तो दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग विद दैट। अभी वो टेक्नोलॉजी में हम लोग ये प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को काट रहा होता है, सो वी आर फेसिंग द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर इन द ऑटोमोबाइल, दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड एंड टेस्ला इज वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। इसको कैसे रेक्टिफाई ओवरकम कर सकते हैं, तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर ये अभी काम चालू है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल में भी इन द फ्यूचर वी विल सी द हाइड्रोजन आल्सो, in the near coming future we will see the hydrogen also. So depends upon the different categories, हम लोग ने व्हीकल्स को कैटेगराइज कर रहे थे। तो पहला था बेसिस पे, लोड पे, सेकंड हम लोग ने इंजन के हम लोग व्हील्स पे देखे थे, उसके बाद हम लोग फ्यूल्स पे देख लिए। नाउ ऑन द बॉडी स्टाइल्स, बॉडी स्टाइल्स मतलब बॉडी का डिजाइन, हम लोग एरोडायनेमिक्स डिजाइन को बॉडी रखने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू स्पोर्टी कार लुक्स, कुछ हम लोग एसयूवी डिजाइन करते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की तरह, या फिर हम लोग एक सिंपल सा सीडान फैमिली हैचबैक कार्स, जिसको सीडान हैचबैक कार है, हैचबैक कार्स हमारा जिससे डिजाइन किया गया है। फिर तुम्हारा कार स्टेशन वैगन कन्वर्टेबल, जो कि तुम्हारा एक छोटा हाथी, जैसे तुम उसको किसी तरह से किसी रूप में चेंज कर दो, ऑटो रिक्शा को चेंज कर दोगे, ऑटो पैसेंजर के रूप में कैरी करने के लिए हो सकता है, या सामान को गुड्स कैरी करने के लिए हो सकता है। तो इस तरह का एक चीजें हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल, बॉडी को उसका स्टाइल को तुम चेंज करके कुछ बना सकते हो। नेक्स्ट है वैन स्पेशल, जो एम्बुलेंस है, मिल्क वैन है, ये सारा चीज बॉडी का डिजाइन किया गया है। तो हम लोग बॉडी का डिजाइन के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज भी कर सकते हैं व्हीकल्स को। तो पहला था लोड, सेकंड था व्हील, थर्ड था फ्यूल, फोर्थ हमारा क्या है, बॉडी स्टाइल। बस तुमको ये चीज को पॉइंट्स को रिमेंबर करने हैं, एंड द पॉइंट्स विल बी रिमेंबर्ड एंड वी विल इजीली एबल टू रिमेंबर दैट। आज सेकंड हाफ में हम लोग का ये भी लैब भी है, वी आर हैविंग द लैब इन द सेकंड हाफ। सो विवेक सर विल टेकिंग दैट लैब, बट आई विल इंट्रोड्यूसिंग द लैब का मैं क्लास को शेड्यूल करूंगा, या विवेक सर करेंगे, तो मैं उसमें इंट्रोड्यूस होकर थोड़ा सा हल्का सा लैब के बारे में बता दूंगा और क्या क्या करना है हम लोग को समझ लेंगे इसको। तो सेकंड हाफ में हमारा लैब भी है, ध्यान रखना 2:20 पे, तो उसके लिए विवेक सर तुमको शेड्यूल करके क्लास भेजेंगे टाइम का, उसको हम देखेंगे क्या क्या लैब में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। पहला ट्रांसमिशन क्या है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। पहले का अगर तुम कार को देखते होगे तो हम लोग क्या करते थे, क्लच को दबा करते थे मैनुअली, कार का स्टीयरिंग को बड़ा वाला स्टीयरिंग होता था, जिसको हम लोग पूरा फोर्स के साथ, ताकत के साथ उसको चेंज करते थे गियर को। याद करना, पुराना जीप सभी जो होता था, दैट्स वाज हैविंग द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। मैनुअल ट्रांसमिशन से उसमें क्लच पे पैर दबा के और बड़ा फोर्स लगाना पड़ता था तुमको ट्रांसमिशन गियर को चेंज करने के लिए। आई हैव टू पुट ए लॉट ऑफ फोर्स ऑन दैट एप्लीकेशंस, ये चेंज करने के लिए। अब उसके बाद क्या है, सेमी ऑटोमेटिक आया। सेमी ऑटोमेटिक में क्या आ गया है कि तुमको क्लच दबाओगे और तुम्हारा हाइड्रोलिक सिस्टम से वो अपने आप सेमी ऑटोमेटिक में चेंज कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यू डोंट हैव टू पुट मच फोर्स ऑन द चेंजिंग द गियर चेंज करने में तुमको ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ रहा है, तुम इजिली आराम से गियर चेंज कर लेते हो ना। ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या हो गया है, गियर का चेंज करने का सिस्टम ही खत्म हो गया है, मतलब स्कूटी जैसा बन गया है कार, मतलब तुम जैसा तुमको चाहिए एक्सीलरेटर पे दबाओ, अपने आप गियर चेंज कर लेगा वो। अब तो सर स्लीपर क्लच भी आ गया ना, बिना क्लच पकड़े गियर चेंज हो जाता
Yes, actually now the system goes बाइक automatic सब में आने लगा। अब ये सारी चीज ऑटोमेटिक सिस्टम आने लगा है, मतलब अब इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है. सो वी आर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द मैकेनिकल कन्वर्टिंग सिस्टम दैट इज मैनुअल सिस्टम टू सेमी ऑटोमेटिक एंड नाउ इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिक सिस्टम. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग देख लिए. सो 5 सिस्टम हम लोग देख लिए. नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव सिस्टम. अमेरिका में राइट साइड में ड्राइवर नहीं बैठ के लेफ्ट साइड में बैठता है. अगर तुम ध्यान दिए होगे उनके कार्स का डिजाइन Yes, को, sir. तो ड्राइवर जो है लेफ्ट साइड में बैठता है और वो उनका लेफ्ट साइड बैठ के ड्राइविंग करेगा. और हम लोग के इंडिया में क्या होता है, राइट साइड में ड्राइवर बैठता है. सो वी आर हैविंग द राइट साइड सीटिंग अरेंजमेंट. हमारा राइट साइड में हमारा एक बैठते हैं ड्राइवर. तो ये एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर सीट के बेसिस पर हम लोग देखेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा क्यों ड्राइवर, होता है सर? ये डिपेंड अपॉन द रोड रूल्स. रोड के जो नॉर्म्स है, हम लोग जो है ना चलाते हैं राइट, हम लोग चलते हैं लेफ्ट साइड से. इंडियन सिस्टम में हम लोग का लेफ्ट साइड रोड का नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, एक्ट है, जिसमें कि सारे व्यक्ति को ड्राइविंग करना लेफ्ट साइड से ही, लेफ्ट साइड का रोड के हिसाब से हमको चलना होता है. बट इन अमेरिका इट इज राइट साइड में चलना है. इसी के लिए ड्राइवर को हम लोग क्या बैठा दिए हैं, राइट साइड में, क्योंकि उसको जाना राइट साइड से जाना है, उसको लेफ्ट साइड में बैठा दिए हैं. लेकिन इंडियन सिस्टम में लेफ्ट साइड में जाना है, इसलिए ड्राइवर राइट साइड में बैठ रहा है. तो ये डिपेंड अपॉन द कंट्रीज. तो हम लोग उसको ज्यादा बदलाव नहीं होते. दैट इज द सिस्टम. गाड़ी का सिस्टम तो सारा चीज सेम है, सिर्फ ड्राइवर का पोजीशन चेंज हो गया है. वी हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर. तो ये एक है लेफ्ट हैंड ड्राइवर और राइट हैंड ड्राइविंग सिस्टम है. On the basis of driving axles, we are having the classifications on the basis of driving axles. क्या है, फ्रंट व्हील पे हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं. जो पावर होगा, हम लोग पावर जो सिस्टम होगा, पावर जो हमारा आने वाला है, वी आर सीइंग द पावर जो रहेंगे वो ट्रांसमिट हो रहा होगा फ्रंट व्हील पे. मतलब सीधा पावर फर्स्ट फ्रंट व्हील में होगा, पीछे वाला व्हील पे कोई नहीं आ रहा पावर. जस्ट वो ट्रेलिंग है, वो ट्रेलिंग व्हील है, पीछे वो चलते आ रहा है. जैसे ट्रैक्टर का पीछे वाला ट्रेलर जो होता है वो ट्रेलिंग व्हील्स है, उस पर कोई पावर नहीं आता है. पावर आगे वाले चक्के पे रहता है, आगे वाले चक्के पे पावर रहता है. तुम ट्रक्स को देखोगे, ट्रैक्टर को, तो ट्रैक्टर में आगे वाले स्टीयरिंग के आगे वाले व्हील्स पे ही पावर ट्रांसमिट होता है. पीछे वाला चक्का जो होता है ट्रक का, उसमें पावर नहीं आता है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो ऑन द फ्रंट व्हील ड्राइविंग सिस्टम है. रियल व्हील में ड्राइविंग सिस्टम है, जैसे कार है. कार में कहाँ पे आता है, कार में पीछे में आता है. पीछे वाला ड्राइविंग पीछे वाले में जाएगा और जो आगे वाला चक्का जस्ट स्टीयरिंग के लिए काम आएगा. तो इट इज. और एक है ऑल व्हील ड्राइविंग, जिसमें सारे चक्के पे पावर का ट्रांसमिट, आगे वाले और पीछे वाले पे दोनों में पावर का ट्रांसमिट हो रहा होगा. तो ये एक सिस्टम है, इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे. फिर एक नेक्स्ट है 8th है ऑन द बेसिस ऑफ इंजन्स. ऑन द बेसिस ऑफ इंजन्स वी आर हैविंग द 2 टाइप्स, दैट इज फ्रंट इंजन एंड द सेकंड इज रियर साइड इंजन्स. तो फ्रंट इंजन्स में कार्स का एग्जांपल है और नैनो कार जो है एग्जांपल ऑफ रियर इंजन्स. जो कार के पीछे साइड इंजन्स ये एस्टैब्लिशमेंट किया है, दैट इज लगाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ द इंजन्स. तो टोटल मेरा ये 8 कैटेगरीज है जिसपे मुझे ये लुक आफ्टर करना है. सो ऑन द फर्स्ट आई हैव टू स्टडी द ऑन द बेसिस ऑफ लोड, दैट इज लोड पे जो है LMV HMV है. सेकंड में ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, दैट इज 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्कूटर्स, 4 व्हीलर्स एंड 6 व्हीलर्स है. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, स्टीम एंड गैस है. और ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल देख रहे हैं, सीडान, हैचबैक है, स्टेशन वैगन्स है और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है. इसके बाद नेक्स्ट है 5th मेरा था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक सिस्टम. नेक्स्ट ऑन द बेसिस, तो ये है. और ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग एक्सेल क्या है, पहला है फ्रंट एक्सेल, फ्रंट पे है, रियर पे है और व्हील्स पे है. और लास्ट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ इंजन पोजीशन, दैट इज फ्रंट और रियर इंजन्स. तो ये एक रहेगा आज के लिए टॉपिक. सो वी विल मीट 220 फॉर द लैब. 220 में लैब रहेंगे और उसमें तुमको विवेक सर भी रहेंगे क्लास में. तो विवेक सर को मैं सारा मैनुअल दे चुका हूँ. सो ही विल बी इंस्ट्रक्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ द लैब. सो मैं कोशिश करूंगा सारा लैब का जो मैनुअल्स है उसको एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है. तो ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे. सो टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स आ गया. एक बार स्नैप ले लो. सर टेक्निकल कम्युनिकेशन सर कौन सा टीचर लेंगे सर?
शेड्यूल में कोई टेक्निकल फैकल्टी का नाम रूपा मैडम लेंगे शायद से, रूपा को है। रूपा मैडम, पता नहीं। हाँ, रूपा मैडम अभी इंग्लिश के कोई मैडम है वो लेंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, वो मैडम ही लेंगे। तो कम्युनिकेशन का बाकी सब्जेक्ट तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें इशू नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कैसा है। नहीं वो बता देंगे मैडम, या कोई ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे कोई टीचर अवेलेबल हो तो रेफरली कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई विल एंड द क्लास नाउ। सो एक्चुअली मेरा एक कॉल आ रहा है क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है, सो आई हैव टू अटेंड दैट। ओके तो ठीक है, हम लोग कल सेकंड हाफ में मिलते हैं 2:20 में, ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। टेक केयर।